Hello everyone, welcome to our new lecture. Today we are going to discuss important question of environmental science theory into practice और ये हमारा EVS सेमेस्टर 3 का जो है टॉपिक होने वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे सिलेबस में जो हमारे क्वेश्चन में जो है 30 मार्क्स का आता है, तो इसे आप ऐसे ही नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आज हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे एंड एवरी क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर, तो जिससे आपका जो है सारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब कवर हो जाएगा। यहाँ पे मेरा नाम देख सकते हैं। चलिए अब हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपैंड द फॉलोइंग। तो ये जो हमारा शॉर्ट फॉर्म है ये भी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला है, तो ये आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। फर्स्ट है UNEP। UNEP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम विच वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1972। वे इज़ द हेडक्वार्टर का है नैरोबी केनिया में है। CITES कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1975। विच द हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। NGC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन क्रॉप्स। और एक NGT भी होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि NGT एक्ट 2010 के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था, विच इज़ अ जुडिशियल बॉडीज। नेक्स्ट है CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इन 1992, जो अर्थ समिट हुआ था उसके अंडर जो है कन्वेंशन थी, लाइक CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर का है मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा में है। नेक्स्ट है हमारा WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1972। नेक्स्ट है EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट है EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। और एक R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और एक R होता है रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। तो ये जो भी शॉर्ट फॉर्म है ये सारे आप अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन। तो डिफाइन करने का भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर में देखे थे, तो वो सारे डेफिनेशन भी आते हैं। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी पोल्यूटेंट, जियोथर्मल एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे जो है वर्ड, ये सारे जो टर्म्स जो है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। हमारा फर्स्ट देख लेते हैं BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? Amount of dissolved oxygen required by microorganism to decompose the organic matter present in water under aerobic condition। Like अगर वाटर में अगर पोल्यूशन आप डालेंगे, लाइक अगर वाटर पोल्यूटेड है तो उसमें आप बहुत सारा जो है उसमें वेस्ट मटेरियल रहेगा, बहुत सारा जो है फूड वेस्ट रहेगा, डिफरेंट इंडस्ट्रियल वेस्ट रहेगा। तो जितना ज़्यादा वाटर में ये सारे वेस्ट पार्टिकल्स रहेंगे उतना ज़्यादा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मतलब कि उसे वो फूड प्रोवाइड हो रहा है, और उस फूड को यानी कि जो बैक्टीरिया के लिए फूड है वो तो एक्चुअली में वेस्ट मटेरियल है ना, तो उस चीज़ों को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज़ करेगा उतना ज़्यादा जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा। तो यही है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? जितनी ज़्यादा वो ऑक्सीजन यूज़ कर रहा है उस वेस्ट पार्टिकल्स को डिकम्पोज करने के लिए, तो वो जो है BOD कहलाएगा। ठीक, अगर लेट्स सपोज कि किसी वाटर में है, किसी वाटर बॉडीज़ में है, किसी पॉन्ड या फिर लेक में जो है बहुत ज़्यादा ही वेस्ट पार्टिकल्स है, बहुत ही ज़्यादा वो वाटर पोल्यूटेंट है, तो क्या होगा? बैक्टीरिया जो है उतनी ज़्यादा जो है ऑक्सीजन का यूज़ करेगा। ठीक, ऑक्सीजन का यूज़ किया तो क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी हो गई वाटर में। जब बैक्टीरिया ही सारा ऑक्सीजन यूज़ कर लिया उस वेस्ट पार्टिकल्स को डिकम्पोज करने के लिए, तो वाटर में तो है ऑक्सीजन की डिप्लीशन ही होगी। तो उससे क्या होगा? एक्वेटिक एनिमल के लिए जो है वहाँ पे जीना बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा, उसकी लाइफ पर जो है अफेक्ट पड़ेगा ये। तो इस वजह से जो है ये जो है BOD जो है जितना ज़्यादा कम हो उतनी ज़्यादा ही जो है एक्वेटिक एनिमल के लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि BOD अगर कम रहेगा तो क्या होगा? तो वो इस चीज़ को डिफाइन करेगा कि वाटर जो है लेस पोल्यूटेंट है। और अगर हाई BOD रहा
अगर बीओडी हाई है यानी कि वो ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ कर रहा है, और ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करने का मतलब क्या हुआ कि वाटर जो है पल्यूटेंट है। तो वही है, हाई बीओडी वैल्यू मीन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इज प्रेजेंट इन वाटर, यानी कि वेस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा है तभी वो ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज़ कर रहा है बैक्टीरिया, जिससे जो है ऑक्सीजन डिप्लीशन होगा। इस वजह से जो है बीओडी बीओडी जो है लो होना ज़रूरी है, तभी जो है वेस्ट पार्टिकल्स जो है कम रहेगा। मतलब कि वो इस चीज़ को डिफाइन करेगा, अगर बीओडी लो है तो वेस्ट पार्टिकल्स उस वाटर बॉडीज़ में लेस है। नेक्स्ट है gross primary productivity. What is gross primary productivity? It is gross primary productivity is the total amount of organic matter produced by green plant in an ecosystem through photosynthesis. लाइक ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो भी ऑर्गेनिक मैटर जो है प्रोड्यूस कर रहा है किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम के ड्यूरिंग में, तो जो है क्या होगा वो जीपीपी को प्रोड्यूस करेगा। ठीक, लाइक अगर प्लांट या फिर ग्रीन प्लांट है, वो जितना एनर्जी स्टोर कर रहा है और जितना वो रेस्पिरेशन में यूज़ कर रहा है वो प्लांट, तो उससे जो है जीपीपी निकल के आता है, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकल के आता है। और जीपीपी क्या शो करता है? टोटल एनर्जी फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट, substance that is directly released into the environment from natural और human activities, लाइक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है जो भी पल्यूशन जो है इंक्रीज़ किया जाता है, जो भी पल्यूशन जो है प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू व्हीकल्स या फिर इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, तो वो जो है प्राइमरी पल्यूटेंट आ जाएगा, जो कि इन्वायरमेंट में जो है डायरेक्टली रिलीज़ किया जाता है। ठीक, व्हाट आर द एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब जो है प्राइमरी पोल्यूटेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी में क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द हीट स्टोर्ड इनसाइड द अर्थ, लाइक अर्थ के इंटीरियर से अगर हम हीट जनरेट कर रहे हैं, हीट जो भी अर्थ के इंटीरियर में हीट है उसके थ्रू जो हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस हीट को यूज़ करके जो एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो जो है जियोथर्मल एनर्जी कहलाएगा। ठीक, तो जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ हम कहाँ करते हैं? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, और इट इज़ कंसिडर्ड एज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जियोथर्मल एनर्जी ऐसा नहीं है कि हम अर्थ के हीट से अगर हम एनर्जी ले रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ईजिली ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो है ईजिली जो है रिन्यू हो सकता है, ये एग्जॉस्ट नहीं होगा ईजिली, और इस वजह से जो है इस चीज़ को जो है जियोथर्मल एनर्जी को जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इससे जो है इन्वायरमेंट में भी जो है पोल्यूशन जो है बहुत ही ज़्यादा कम होगा। तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है जियोथर्मल एनर्जी, रिन्यूएबल भी है। तो ये सब जो है वर्ड सब आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। लाइक आप डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि आप सारे रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं, सारे जो भी आपके पास अवेलेबल है सारी चीज़ों को आप प्रेजेंट में ही सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन का आप कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। तो वैसे डेवलपमेंट नहीं करना, आपको फ्यूचर जनरेशन का सोचते हुए डेवलपमेंट करना है, तो वो कहलाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, और 3 टाइप्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट होते हैं, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और सोशल सस्टेनेबिलिटी। ठीक, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? इट फोकस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विदाउट फॉरगोइंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, इंक्लूडिंग सेव एनर्जी, रिड्यूस वेस्ट, लिमिट यूज ऑफ प्लास्टिक, प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना। तो ये सब का जो प्रोटेक्शन है, एनर्जी सेव करना, वेस्ट रिड्यूस करना, ये सब जो है इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में आएगा। एग्जाम्पल में क्या देख लीजिए, स्वीडिश सिटी ऑफ स्टॉकहोम। और नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, जो कि इस बात पर फोकस करता है कि हमें रिसोर्स का जो है लिमिटेड यूज़, रिसोर्स को जो है इस तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन का भी जो है फ्यूचर जनरेशन की नीड को भी ध्यान रखा जाए। और नेक्स्ट होता है सोशल सस्टेनेबिलिटी। सोशल सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप इक्वलिटी, जस्टिस, इस चीज़ पर बिलीव कर रहे हैं और
इस चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रेजेंट के ही जस्टिस वैल्यू पे आप फोकस कर रहे हैं, और जस्टिस लाइक प्रेजेंट पर ही फोकस नहीं करना है आपको, फ्यूचर के जस्टिस, इक्वालिटी, जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उस चीज़ पर भी फोकस करना है। तो ये 3 टाइप का सोशल सस्टेनेबिलिटी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट आर देयर टाइप्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द वेरिएबिलिटी अमॉन्ग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरिस्टेरियल मेराइन इकोसिस्टम। तो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है जहाँ भी रह रहे हैं, टेरिस्टेरियल में रह रहे हैं, मेराइन में रह रहे हैं, तो हर जगह से जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब में जो बहुत सारे वेराइटीज़ देखने को मिलता है। तो वो सारे चीज़ों को जो है एक साथ जो है बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट नेम ये देख लीजिए, E.O. विल्सन, जो कि 1988 में बायोडाइवर्सिटी को ऐसे डिफाइन किए थे कि इट्स अ पार्ट ऑफ नेचर दैट इंक्लूड डिफरेंसेस इन जीन्स अमंग इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, वेराइटी एंड रिचनेस। नेक्स्ट जो है बायोडाइवर्सिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। What is genetic diversity? Variation at the level of individual genes that leads to different character in species. Like individual gene में जो है different वेरिएशन देखने को मिला है, जिससे जो है स्पीसीज के कैरेक्टर में डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। तो उस चीज़ को जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। इसका जो है यूज़ क्रॉप वेराइटीज़ में यूज़ किया जाता है। क्रॉप वेराइटीज़ में डिफरेंट वेराइटी के क्रॉप को जो है ब्रीड करा के एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रॉप को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा species diversity, the number of species of plant and animal that are present in a region constitute its species diversity. तो डिफरेंट स्पीसीज जो प्लांट और एनिमल के पाए गए हैं, तो वो एक किसी पर्टिकुलर रीजन पे जो प्रेजेंट है, तो उस चीज़ को जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। एरिया दैट आर रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी आर कॉल्ड हॉटस्पॉट ऑफ द डाइवर्सिटी। लाइक किसी एरिया में अगर बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट वैरायटी के जो है स्पीसीज अगर पाए गए हैं, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, हॉटस्पॉट बोलेंगे उस डाइवर्सिटी का। ठीक। एंड द कंट्री विद द हाईएस्ट स्पीसीज रिचनेस और हैव रिलेटिवली लार्ज पॉपुलेशन ऑफ दिस हॉटस्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी आर रेफर टू एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन। लाइक जिस कंट्री में हाईएस्ट हॉटस्पॉट होता है, तो उसे जो है मेगा डाइवर्सिटी नेशन बोलते हैं। उस कंट्री को जो है मेगा डाइवर्सिटी नेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो हाँ, हेलो, तो हम कहाँ थे? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को हम देख रहे थे। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को देख रहे थे, तो हाँ, स्पीसीज डाइवर्सिटी देख रहे थे। ठीक जी हाँ, जिस एरिया में जो है ज़्यादा डिफरेंट वैराइटीज़ रहेंगे, डिफरेंट स्पीसीज़ रहेंगे, या फिर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज़ पाए जाएंगे, उस रीजन को जो है हॉटस्पॉट बोलते हैं। ओके। और जिस नेशन में ये जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो उस कंट्री को जो है मेगा डाइवर्सिटी नेशन बोल देंगे। ठीक। नेक्स्ट हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। व्हाट इज़ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी? द नंबर एंड वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम और हैबिटेट विद इन अ गिवन रीजन।
तो किसी पर्टिकुलर रीजन में नंबर और वैरायटी दोनों में वेरिएशन देखने को मिला है। जेनेटिक में क्या था कि सिर्फ वेरिएशन देखने को मिला है कि डिफरेंट इंडिविजुअल के जो है जीन वेरी करते हैं, जिससे जो है कैरेक्टर डिफरेंट आता है। और स्पीसीज़ में क्या था कि आप नंबर पे फोकस कर रहे थे कि कितने अमाउंट में जो है स्पीसीज़ पाए गए हैं। और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में क्या है, नंबर और वैरायटी दोनों को कंसिडर करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, ये सब जो है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट शॉर्ट्स नोट। तो आप प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो उसमें शॉर्ट्स नोट भी देखने को मिले हैं, तो वो भी आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट हमारा इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी लॉज लाए गए हैं उन सबको आप डिफ़ाइन कर दीजिएगा। यहाँ मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके बारे में आप थोड़ा सा डिफ़ाइन करके लेकिन लिखिएगा। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स है जो कि 5 मार्क्स में आता है। आपको शॉर्ट्स नोट ऐसे पूछा जाएगा कि किसी भी 2 टॉपिक का जो है आपको शॉर्ट्स नोट्स लिखना है जो कि 10 मार्क्स का होगा, और एक क्वेश्चन, एक जो टॉपिक है वो 5 मार्क्स का होगा। तो आपको 5 मार्क्स के हिसाब से जो है इसी टॉपिक को जो है 5 मार्क्स के हिसाब से आपको बड़ा करके लिखना है। मैंने बस शॉर्ट्स में यहाँ पे लिख दिया है, शॉर्ट में लिख दिया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो कि फॉरेस्ट को कंजर्व करने की बात करता है। और नेक्स्ट है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, इसके बारे में थोड़ा डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट हमारा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये जो है सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी लॉ लाए गए हैं उस चीज़ के बारे में है, तो उसको सारा जो है थोड़ा थोड़ा डिफाइन करते हुए लिखना है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, तो इसको आप लिख दीजिएगा शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट है हमारा रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो लाइक अगर किसी एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ पे जो लोग हैं उनका रीसेटलमेंट होगा, रिहेबिलिटेशन होगा, तो उसी चीज़ के बारे में आपको डिफाइन करना है। तो जब डेवलपमेंट होता है तो लोग तो वहाँ से मूव करेंगे ही, तो ये जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट हो जाता है, ठीक। और ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान रिपोर्ट्स के अंदर भी आता है। और R&R प्लान फॉर प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़, जो भी फैमिलीज़ अफेक्ट हुई है उस डेवलपमेंट से, तो उन्हें जो है अलग प्लेस प्रोवाइड किया जाता है उनके लिविंग पर्पस के लिए। तो उसी को जो है रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल, लाइक रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन बोलते हैं उस चीज़ को, ठीक। और ये जो है नेशनल पॉलिसी ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2003 के अंडर जो पॉलिसी लाई गई थी उसके अंडर जो है ये काम किया जाता है। और ये इम्प्लीमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट के लाइक स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न से ही जो है ये चीज़ इम्प्लीमेंट होता है कि लोगों को जो है डिफरेंट जो है प्लेस प्रोवाइड करना है, ये सब चीज़, ठीक। तो इसके बारे में आप अच्छे से जो है शॉर्ट नोट्स लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है इन्वेसिव स्पीसीज। ये जो है नॉन नेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि न्यू इकोसिस्टम में लाए जाते हैं, ये नेटिव नहीं होते हैं। और ये जो है रेडिकली हार्मफुल भी होते हैं क्योंकि ये नॉन नेटिव होते हैं। नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीसीज, जो कि प्लांट एंड स्पीसीज दैट आर फाउंड ओनली इन अ स्पेसिफिक ग्राफिकल एरिया, लाइक ये उसी पर्टिकुलर एरिया में ही पहले से ही पाए जाते हैं, तो वो होता है एंडेमिक स्पीसीज, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल इन्वेजन। व्हाट इज बायोलॉजिकल इन्वेजन? बायोलॉजिकल इन्वेजन अकर्ड व्हेन नॉन नेटिव स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस इनटू न्यू इकोसिस्टम। जब नॉन नेटिव स्पीसीज जो है न्यू इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि बहुत ही रैपिडली स्प्रेड होते हैं, और नेटिव जो वहाँ पे पहले से प्रेजेंट है स्पीसीज, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर वो हार्म पहुंचा रहे हैं या फिर इकोसिस्टम उन चीज़ों को लाइक उन स्पीसीज़ को हार्म पहुंचाते हैं, इकोसिस्टम को हार्म पहुंचाते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हार्म पहुंचाते हैं, ये बायोलॉजिकल इन्वेजन अगर होता है तो, ठीक। और इसे जो है बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस देखने को मिला है, और ये इकोसिस्टम को जो है ऑल्टर कर देते हैं। तो ये जो है बायोलॉजिकल इन्वेजन जो है बिल्कुल ही सही नहीं, क्योंकि इसमें जो है नॉन नेटिव स्पीसीज जो है इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा इन सीटो कंजर्वेशन एंड एक्स सीटो कंजर्वेशन। इन सीटो मीन्स क्या होता है? ऑन साइट कंजर्वेशन। मतलब क्या हुआ? मतलब आप इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल स्पीसीज को जो है आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? तो लाइक आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के थ्रू, वेटलैंड के थ्रू जो है आप उस स्पीसीज को जो
जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो हुआ इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक, और ये क्या है, प्रोटेक्टिंग पोल्यूशन पॉपुलेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल बाय रिमूविंग इट फ्रॉम थ्रेटेंड हैबिटेट थ्रू मैंस एफर्ट। तो ये जो है मेनली जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो भी काम किया जाता है कि हाँ उस चीज़ को हमें प्रोटेक्ट करना है, तो वो जो है इन सीटो कंजर्वेशन के थ्रू ही किया जाता है। तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्ट, ये इन सीटो कंजर्वेशन के एग्जाम्पल में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा साइलेंट वैली मूवमेंट। तो साइलेंट वैली मूवमेंट क्या है, 1978 में जो ये मूवमेंट आया था, कहाँ पे आया था, पालकाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल का जो एक डिस्ट्रिक्ट है पालकाड, वहाँ पे जो है साइलेंट वैली को प्रोटेक्ट करने के लिए, साइलेंट वैली एक रेन फॉरेस्ट है, ग्रीन रेन फॉरेस्ट, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। केरल सशस्त्र साहित्य परिषद और एनजीओ और एक पोइट एक्टिविस्ट है सुघात कुमारी, तो इन सब ने जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इस साइलेंट वैली को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि डिस्ट्रॉय किया गया, जो कि डिस्ट्रॉय अगर लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उस टाइम पीरियड में इस्टेब्लिश किया गया था, और इन लोगों में जो है बहुत ज़्यादा ये डर का माहौल हो गया कि ये हमारे साइलेंट वैली को जो है डिस्ट्रॉय कर देगा। इस वजह से जो है इन सब ने जो है मिलके प्रोटेस्ट किया, ये केरल सशस्त्र साहित्य परिषद ने, एनजीओ ने और एक पोइट एक्टिविस्ट सुघात कुमारी ने जो है सब ने प्रोटेस्ट किया, तो इसी को जो है साइलेंट वैली मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हाउ इज़ द एनजीटी डिफरेंट फ्रॉम सीपीसीबी। तो एनजीटी क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये एनजीटी एक्ट 2010 के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था। व्हाट्स द रोल ऑफ एनजीटी, तो टू हैंडल केस रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जो भी इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट क्या सारे ही केस जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और फॉरेस्ट को कंजर्व करने से रिलेटेड है, वो सब जो है एनजीटी के थ्रू ही वो सारे केस हैंडल किए जाते हैं। प्रिंसिपल क्या है एनजीटी के, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, लाइक प्रिवेंशन, जैसे बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो पहले जो है इनका मेन फोकस होता है कि प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस होता है। ऐसा नहीं कि डैमेज कुछ हो गया तो उसके बाद हमें उसे ठीक करना, ऐसा नहीं, वो प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि डैमेज से पहले ही हम प्रोटेक्ट करके रखें इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ये क्या कहता है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ या फिर इंडिविजुअल, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं इन्वायरमेंट जो डैमेज करते हैं, तो उनका ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि वो उस अफेक्टेड पर्सन या फिर जो इन्वायरमेंट को जो डैमेज पहुंचाए हैं उसको कंपनसेट करे। ठीक, तो ये उनका ही रिस्पॉन्सिबल होता है जिन्होंने जो है इन्वायरमेंट को डैमेज किया है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनजीटी डिसीजन में एम्स टू बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, इंश्योरिंग दैट प्रेजेंट डेवलपमेंट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज फ्यूचर नीड्स। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। इनका काम है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन से जो है बैलेंस बना के चले, लाइक जो भी अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड, लाइक अगर इकोनॉमिक में अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डेवलपमेंट तो ठीक बात है, लेकिन आपको इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करना है, तो ऐसा है इनका प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इंश्योर फेयर एक्सेसिबल एंड स्पीडी जस्टिस, तो फेयर जस्टिस हो, स्पीडी जस्टिस हो, एक्सेसिबल जस्टिस हो, ये एनजीटी का काम है। नेक्स्ट हमारा सीपीसीबी क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। तो ये जो सीपीसीबी है ये वाटर एक्ट 1974 के अंडर जो है इस्टेब्लिश किया गया था अंडर MOEFCC, और इनका काम क्या है, पोल्यूशन लेवल को रेगुलेट करना, मॉनिटर करना और टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट को ये एडवाइस करते हैं कि क्या क्या पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स हैं, कैसे हम वाटर और एयर क्वालिटी को हम कम कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर बोर्ड है ये इसी का काम है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ही काम है ये सारे चीज़ प्रोवाइड करना कि पोल्यूशन स्टैंडर्ड क्या है और एयर और वाटर की क्वालिटी कैसी है, इस सारे चीज़ों को मेज़र करने का काम इनका हो जाता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
व्हाट आर ऑयल स्पिल्स, हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू मैराइन पोल्यूशन। तो ऑयल स्पिल क्या होता है, इट इज़ एन एक्सीडेंटल और डेलिबरेट रिलीज ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल और रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट इनटू वाटर बॉडीज, ओशन, सीज, रिवर्स, कोस्टल एरियाज। तो लाइक ऑयल जो है लाइक रिवर में या फिर डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में, लेक में, अगर आप ऑयल को अगर हम उसमें डाल रहे हैं, आप एक्सीडेंट के थ्रू ही डालें या फिर आप अपने ही खुद की मर्जी से अगर आप डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एक्वेटिक एनिमल के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहेगा। तो ये ऑयल स्पिल क्या होता है, अगर आप डेलिबरेटली कर रहे हैं या फिर एक्सीडेंटली आप पेट्रोल को जो है वाटर में डाल रहे हैं, तो वो जो है ऑयल स्पिल कहलाएगा। ठीक, एग्जांपल देख लीजिए, एक्सॉन वेल्डेज ऑयल स्पिल यूएसए 1989 में देखने को मिला था, डीप वाटर हॉरिजन ऑयल स्पिल गल्फ ऑफ मैक्सिको में देखने को मिला था, इंडियन ऑयल स्पिल मुंबई 2010 में। और इसका जो मराइन पोल्यूशन को ये कैसे लाइक ऑयल स्पिल के थ्रू जो है कैसे मराइन में पोल्यूशन हो रहा है, एक्वेटिक एनिमल के लिए कैसे हार्मफुल है, वो सब देख लीजिए। तो देख, ऑयल स्प्रेड ओवर द वाटर सरफेस एज अ थिन लेयर विच ब्लॉक सनलाइट पेनिट्रेशन। लाइक अगर वाटर बॉडीज़ में अगर आप ऑयल को डाल देंगे तो क्या होगा, वो जो है एक थिन लेयर क्रिएट कर देगा। ठीक, जिससे जो है वाटर के अंदर जो है सनलाइट जो है अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक, जिससे जो है एक्वेटिक एनिमल या फिर एक्वेटिक प्लांट है वाटर बॉडीज़ के अंदर, वो जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा और एनिमल जो है वो भी रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। तो इससे जो है एक्वेटिक प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों के लिए जो है ये हार्मफुल हो जाएगा अगर जो है सनलाइट ही अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक, ऑयल कोट्स द बॉडीज ऑफ मराइन ऑर्गेनिज्म दैट काउ सफोकेशन, लॉस ऑफ इंसुलेशन एंड डेथ ऑफ मेनी स्पेसीज। तो लाइक जब ऑयल को जो है वाटर में डाले तो वो ऑयल जो है एनिमल स्पेसीज के बॉडी के ऊपर भी आ जाएगा। ठीक, तो इससे क्या होगा, वो जो एनिमल है उससे सफोकेशन होने लगेगा और जो है बहुत सारे स्पीसीज़ की जो है जान भी जा सकती है इससे। तो ये जो इस वजह से जो है एक्वेटिक एनिमल के जो है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है ऑल्टर टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज इन वाटर। लाइक ऑयल ही अगर पानी में चला गया तो टेम्परेचर और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिससे जो है एक्वेटिक एनिमल के लिए हार्मफुल रहेगा, एक्वेटिक प्लांट के लिए हार्मफुल रहेगा। वही और कोरल रीफ, मैंग्रोव जो भी एक्वेटिक प्लांट है उन सब के लिए जो है हार्मफुल हो जाएगा। और ये टूरिज़्म, लाइवलीहुड, कोस्टल लाइक जो भी इंडिविजुअल है, जो भी पीपल है, वो अगर कोस्टल एरिया में रहते हैं तो उन लोगों के लिए जो है टूरिज़्म और लाइवलीहुड को जो है बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से इम्पैक्ट करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइनिंग इज एन एसेंशियल इन्वायरमेंटल इविल, डिस्कस। लाइक माइनिंग क्या होता है, सबसे पहले वो देख लें। व्हाट इज माइनिंग? माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स, मेटल्स एंड अदर जियोलॉजिकल रिसोर्सेज फ्रॉम अर्थ फॉर ह्यूमन यूज़। लाइक ह्यूमन जो है अपने यूज़ के लिए जो है डिफरेंट मटेरियल, मिनरल, मेटल, ये सब जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ से। यानी कि अर्थ से जो है बहुत सारे मेटल जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को जो है माइनिंग बोलते हैं। ठीक, वो माइनिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो डिफरेंट रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। रॉ मटेरियल हमें क्यों चाहिए? इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डिफरेंट ब्रिज बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए। तो ये सब मेटल की जो है इम्पोर्टेंट, लाइक मेटल की जो है हमें नीड पड़ेगी। तो इस वजह से जो है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जिससे जो इकोनॉमिक का बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। तो किस टाइप के मेटल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो लाइक कोल, आयरन, बॉक्साइट, गोल्ड, ये सब जो है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन फिर भी ये जो है इन्वायरमेंट को किस तरीके से बुरी तरीके से डैमेज कर रहा है वो देख लीजिए। तो फर्स्ट हमारा डिफोरेस्टेशन एंड हैबिटेट लॉस। लाइक डिफोरेस्टेशन हो रहा है, हैबिटेट का लॉस हो रहा है। आप अर्थ के इंटीरियर के थ्रू ही ना आप वो लाइक मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसे जो है आप फॉरेस्ट आपको काटना ही पड़ेगा, तभी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डिफोरेस्टेशन हो रहा है और डिफरेंट हैबिटेट है उनका लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। लाइक अगर आप अर्थ के अंदर जो आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो जो भी सॉइल है वो उन सबका इरोजन हो रहा है, और लैंड भी जो है पूरी तरीके से डिग्रेड हो रहा है। वाटर पोल्यूशन होता है
माइनिंग करने से। और एयर पोल्यूशन भी होता है। अगर आप जो है माइनिंग करके जो है मेटल को जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उस प्रोसेस में जो है एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है, क्योंकि आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं तो उससे तो एयर पोल्यूशन होगा ही। और नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, क्योंकि डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो इसलिए जो है नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, ताकि जो है माइनिंग जो है थोड़ा सा इजी बन सके और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी बन सके। तो इसलिए जो है हमें इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो आज हमारा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो सब कवर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि और आप मेन जो फोकस है वो छोटे छोटे चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, लाइक शॉर्ट फॉर्म्स, जो भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, शॉर्ट फॉर्म और वन वर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि एमसीक्यू भी आ रहा है इस बार। तो ये थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ थ्योरी तो नहीं है कि आप बस थ्योरी याद कर लिया और हो गया। तो एक एक ईयर, हेड क्वार्टर, ये सब भी याद रखिएगा और डेफिनेशन सारा देख लीजिएगा। और तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।